नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कुछ मिसलेनियस इसमें बताने का प्रयास किया हूं, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आरंभिक केंद्र ग्रीस या यूनान रहा और उसके विकास के संकेत 5वीं शती ईसा पूर्व के पहले से हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। आगे अरस्तु के सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने इस पर विस्तृत विवेचन किया है। काव्य कला को अरस्तु राजनीतिक तथा नीति शास्त्र की दृष्टि से न देखकर सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। यही वजह है कि अरस्तु का मत अनुकरण के संबंध में प्लेटो के मत से अलग है। लेकिन ये जो अनुकरण का सिद्धांत है, इसका जो सिद्धांतकार प्लेटो है, तो याद रखना है। दूसरा त्रासदी सिद्धांत, इसमें लिखता है कि ग्रीक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा त्रासदी। त्रासदी का मीनिंग है दुखांत और अंग्रेजी के ट्रेजेडी का हिंदी रूपांतरण है त्रासदी। त्रासदी का पश्चिम में सर्वप्रथम विवेचन यूनान में हुआ। त्रासदी का आरंभ मदिरा व उल्लास के देवता दियोनिसियस के सम्मान में होने वाले समारोह से माना जाता है। अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। वो इस प्रकार है: कथानक, चरित्र, विचार, पदविन्यास, गीत और दृश्य। आगे देखते हैं विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत है जो साहित्य में सर्वप्रथम विरेचन शब्द का प्रयोग करने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है। विरेचन यूनानी शब्द कथार्सिस का हिंदी रूपांतरण है। इसका संबंध अरस्तु ने ट्रेजेडी से माना। प्लेटो ने भावनाओं और वासनाओं को बढ़ावा देने का कारण काव्य को माना, जिसका खंडन अरस्तु के विरेचन सिद्धांत ने किया। विरेचन और कथार्सिस चिकित्सा शास्त्र के परिभाषित शब्द हैं। तो ये जो विरेचन यूनानी शब्द का कथार्सिस से है, ये प्रश्न पूछा भी गया है JSSC सीजीएल में। आगे देखते हैं लॉजेंस का उदात्त सिद्धांत। उदात्त का विवेचन सर्वप्रथम केकिलियोस ने किया। लॉजेंस की उदात्त संबंधी अवधारणा बहुत गहन और व्यापक है। लॉजेंस प्रतिभा को उदात्त की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। तो उदात्त सिद्धांत किसने दिया? तो लॉजेंस ने दिया है, इसे याद रखना है। अब आगे देखते हैं स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का सिद्धांतकार विलियम वर्ड्सवर्थ को माना जाता है। रोमांटिक शब्द का प्रयोग काव्य प्रवृत्ति के रूप में करने का श्रेय फ्रेडरिक श्लेगल को जाता है। स्वच्छंदतावाद शब्द अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। रोमांटिसिज्म शब्द की उत्पत्ति रोमांस से हुई है, जिसका प्रयोग अति भावुक तथा कल्पना प्रधान मनोवृत्ति के लिए होता है। आगे लिखा है राजनीतिक दृष्टि से माना जाता है कि स्वच्छंदतावाद का विकास 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। स्वच्छंदतावाद का उदय लिरिकल बैलेड्स नामक कविता संग्रह के प्रकाशन से हुआ। स्वच्छंदतावाद समर्थकों में वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, शेली, किट्स, बायरन आदि माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषताएं देख लेते हैं, इसका क्या क्या विशेषता है। तो आत्मानुभूति, प्रकृति चित्रण, रूढ़ियों एवं परंपराओं का विरोध, कल्पना
उदात्त मानवतावादी दृष्टि, मौलिकता तथा नवीनता, रहस्यात्मकता, रूप संकुल एवं प्रतीक बहुलता, व्यक्तिक प्रेम। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का आरंभ श्रीधर पाठक से माना जाता है। छायावादी रचना पल्लव की तुलना लिरिकल बैलेट से की जाती है। रामचंद्र शुक्ल छायावाद को रहस्यवाद का पर्याय मानते हैं, किंतु स्वच्छंदतावाद से इसकी भिन्नता स्वीकारते हैं। आगे लिखा है बचन सिंह और प्रेम शंकर ने छायावाद के लिए स्वच्छंदतावादी शब्द को अधिक उपयोगी माना है। आगे कहते हैं कि डॉक्टर नागेंद्र स्वच्छंदतावादी के विपरीत छायावाद शब्द को अधिक सार्थक मानते हैं। हिंदी साहित्य में स्वच्छंदतावादी आलोचकों में नंद दुलारी वाजपेयी, नागेंद्र और शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख है। अब देखते हैं कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत। कॉलरिज से पूर्व कल्पना और फैंटेसी शब्दों का प्रयोग होता रहा है और फैंटेसी शब्द ग्रीक के फंथासिया शब्द से निकला है और इमेजिनेशन लैटिन के इमेजिनातियो से। अब देखते हैं बेनेदेत्तो क्रची का अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। अभिव्यंजनावाद का मूल केंद्र स्वच्छंदतावाद के भीतर निहित नियम और परंपरा रूढ़ि आदि के विरोधी स्वरूप से है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद साहित्य या कला की समीक्षा का मापक न होकर काव्य की कला उत्पत्ति अथवा सृजन प्रक्रिया को विश्लेषित करता है। क्रोचे कला का कोई प्रयोजन स्वीकार नहीं करते। उसका मानना है कि कला कला के लिए होती है। क्रोचे कविता को मानव जाति की मातृभाषा मानते हैं तथा उसकी सहजता पर बल देते हैं। आगे लिखा हिंदी में अभिव्यंजनावाद का सर्वप्रथम उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और कहा कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती रूप है। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के अधिवेशन में कहे थे। अब देखते हैं नई समीक्षा। यह अंग्रेजी शब्द न्यू क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। यह 20वीं सदी के आरंभ में अमेरिका व यूरोप का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है। प्रारंभ में इसके लिए सौंदर्यपरक रूपवाद और विश्लेषणात्मक आलोचना नाम सुझाव में दिए गए। यह रचना को केंद्र में रखता है, रचनाकार को नहीं। एक महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में नई समीक्षा को स्वीकृति देने का श्रेय जॉन क्रो रैनसम तथा उनकी पुस्तक द न्यू क्रिटिसिज्म को जाता है। नई समीक्षा की प्रवृत्तियों की चर्चा सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रैनसम तथा एलन टेट द्वारा प्रकाशित पत्रिका द फ्यूजिटिव में मिलती है। आगे लिखा है कि नई समीक्षा वह पद्धति है जो एलियट के परंपरा सिद्धांत को अपना मुख्य आधार मानती है। नई समीक्षा को लेकर विद्वानों का मत था कि यह रोमांटिसिज्म के विरोध में नया क्लासिक पुनरुत्थान है। अब देखते हैं नई समीक्षा आंदोलन के पाश्चात्य आलोचक कौन कौन हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि नई समीक्षा आंदोलन के पाश्चात्य आलोक से संबंधित प्रश्न JSSC CGL में पूछे गए हैं और वो प्रश्न इस प्रकार था कि इनमें से कौन सा नई समीक्षा आंदोलन के पाश्चात्य आलोचक नहीं हैं। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसमें से 3 ऑप्शन था और एक प्लेटो का नाम दिया गया था। तो इसमें कौन कौन शामिल है तो देखिए कुछ विलियम एम्सन, क्लिंथ ब्रुक्स, एलन टेट, रैनसम, ब्लैकमर और रॉबर्ट वैन वारेन। तो इसे याद रख लेना, ये नई समीक्षा आंदोलन के पाश्चात्य आलोचक हैं। अब अगला देखते हैं नई समीक्षा के रचनाकार एवं उनकी कुछ रचनाएं। इसमें मिल्टन मरे द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल लिखे हैं। JB क्रच
मॉडर्न टेम्पर, एलन टेट ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री, द फार्लोन डेमन, आर.पी. ब्लैकमर, लैंग्वेज एज जेस्चर, लायन एंड द हनी कॉम्ब, और अगला केनेथ बर्क, ए ग्रामर ऑफ मोटिव्स और परमानेंस एंड चेंज। अब आगे देखते हैं अथार्थवाद। मार्क्स मकरियो फांसे ने 1826 ईस्वी में पहली बार अपने निबंध में अथार्थवाद की परिभाषा दी। कार्वे ने कला की दृष्टि में 1855 ईस्वी में अथार्थवाद का प्रयोग अपने चित्रों की प्रस्तुति के समझ में किया। इसके बाद अथार्थवाद का प्रयोग 1857 ईस्वी में फ्लावेयर के उपन्यास मदाम बाबरी में देखने को मिला। जीवन की सच्ची अनुभूतियों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करना ही अथार्थवाद है। आगे लिखा है कि अथार्थवाद को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रकृतिवाद या निम्न कोटि अथार्थवाद, दूसरा मनोवैज्ञानिक अथार्थवाद, तीसरा सामाजिक अथार्थवाद, चौथा अति अथार्थवाद। तो इसे याद रखना है, अथार्थवाद को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 4 भागों में। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं सिद्धांतकार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुकरण सिद्धांत किसने दिया, तो प्लेटो ने। विरेचन सिद्धांत और त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु ने। स्वच्छंदतावाद सिद्धांत विलियम वर्ड्सवर्थ। कल्पना सिद्धांत कॉलरिज ने। उदात्त सिद्धांत या औदात्यवाद लोजेंस ने। अस्तित्ववाद का सिद्धांत सोरेन किरकेगार्द ने। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स ने। प्रतीकवाद जीन मोरियास और बादलेयर मेलारमे ने। आगे प्राकृतवाद एमिल जोला ने। मनोविश्लेषणवाद का फ्राइड ने। अभिव्यंजनावाद बेनेडेत्तो क्रोची ने। महान अथार्थवाद या आलोचनात्मक अथार्थवाद जॉर्ज लुकाच ने। बिंबवाद टी ह्यूम और एजरा पाउंड ने। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत वस्तुनिष्ठ समीकरण। परंपरा सिद्धांत उपन्यास का अंत, ये है जो टी.एस. एलियट ने। आगे संपर्क सिद्धांत जी रेवेज ने। ये प्रश्न पूछा गया है JSSC सीजीएल में, संपर्क सिद्धांत किसने दिया, तो जी रेवेज ने। और संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत और अर्थ मीमांसा सिद्धांत, ये I.A. रिचर्ड्स ने। तो जो T.S. एलियट का, I.A. रिचर्ड्स का, ये सब को याद रखना है। अथार्थवाद कार्वे ने। विखंडनवाद जॉक देरिदा ने। तो ये थे पाश्चात्य काव्यशास्त्र से कुछ विविध टॉपिक से संबंधित प्रश्न। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, इसे याद रख लीजिए। और होप कि ये वीडियो आप सबको काफ़ी लाभदायक होगा। तो आप सब वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।